तो अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है, पिन पॉइंट चलना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आने वाले टॉपिक्स के नाम बता देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर कितना छोटा और कितना आसान है। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोगों को चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता होना चाहिए। फिफ्थ ओम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स्थ रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। सेवेंथ रेजिस्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे। एट रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। नाइन्थ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो टोटल मिला के लगभग मोटा मोटी 10 टॉपिक्स हैं। और ये जो 10 टॉपिक्स है ना, इन 10 ये 10 टॉपिक्स भी डिफरेंट नहीं है ना, ये सारे 10 टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपन ने पढ़ा, क्लियर है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों कनेक्टेड है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे ना तो उसमें दोबारा से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वहां पे फिर रिवीजन हो जाएगा। फिर जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो ओम्स लॉ में इलेक्ट्रिक करंट भी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आएगा, और वहां पे एक नई क्वांटिटी और आ जाएगी रेजिस्टेंस। क्लियर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी आएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी आएगी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, मतलब पीछे वाले सारे टॉपिक्स बार बार आगे आते रहेंगे। नहीं समझ में आ रही बात आपको? तो बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूंगी इलेक्ट्रिक पावर बहुत डिफरेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर में फिर से वोल्टेज काम आता है, रेजिस्टेंस भी काम आता है, करंट भी काम आता है। बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक लेवल पे इस चैप्टर को समझोगे तो चैप्टर आपको आसान लगेगा। आप बहुत हाई लेवल पे जाके इसको समझने की कोशिश करोगे तो वो आपको चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगेगा। क्लास 10th में इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स केवल और केवल इंट्रोडक्टरी लेवल पे आते हैं ना। 10th क्लास में आपको बहुत, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे, मतलब 25-30 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले लिए और उनको बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से कनेक्ट कर दिया और फिर बोला कि बताओ कितनी करंट, ऐसा चीजें नहीं आती। 10th आप सोचो, खुद इमेजिन करो कि 10th क्लास के अंदर ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि एक आम आदमी को पता लग जाए कि वायर में करंट कैसे फ्लो होती है, ताकि एक आम आदमी को पता लग जाए कि वायर को अगर कट कर दिया जाएगा तो करंट कैसे रुक जाएगी, वायर गर्म क्यों हो रहा है, कोई भी अप्लायंस अपने घर में गर्म कैसे हो जाता है। ये बेसिक चीजें होती है ना। इलेक्ट्रिक पावर जैसे अपन कहते हैं ना, पंखा 100 वॉट का है, एयर कंडीशन 1500 वॉट की है, तो ये वॉट का क्या मतलब होता है ना। तो ये बेसिक बातें, अपने घर में बिजली का बिल आता है तो हम लोग बोलते हैं यूनिट्स में आता है बिजली का बिल, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, है ना। तो आपने मीटर जो अपन ने देखा हुआ है, मीटर के ऊपर kWh लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? kWh मतलब होता है किलोवाट आवर। अब एक ऐसा आदमी जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है और जिसकी खुद से बहुत कुछ जानने की इच्छा नहीं है, वो कभी भी इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर लगे हुए kWh का मीनिंग नहीं बता पाएगा। क्लियर है। लेकिन जिस आदमी की इच्छा है कि मैं हर चीज को जानूं, या फिर जिसने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, उसको kWh का मीनिंग पता हो। और हो सकता है कि कौन बनेगा करोड़पति के किसी सीजन में उसका सिलेक्शन हो जाए और 10,000 रुपए के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि kWh की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाते हैं, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो एग्जाम के अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक आम आदमी को इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कितना नॉलेज होना चाहिए, वही चीज आपको पूछेंगे। ऐसा नहीं बहुत इन डेप्थ डिटेल घुसा के आपको 10th बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। 11th में जाके आप बाय डिफॉल्ट साइंस लोगे, फिजिक्स पढ़ोगे तो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत इन डेप्थ आता है और उसमें भी लिमिटेड आता है। बात समझ आ गई अभी? तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पहला टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का मतलब होता ही क्या है? आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, मतलब मोबाइल फोन को क्या देते हो? ताकत दे देते हो। ताकत, उस ताकत से मोबाइल फोन क्या करता है? दोबारा से चलता है ना, रन करता है, अपन उसको ऑन कर पाते हैं। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू डू समथिंग, एक तरीके से। ये चार्ज की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चार्ज का मतलब क्या है कि कोई काम करने की कैपेसिटी अंदर आ जाए। तो नेचर में 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। नेचर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3 पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। नेचर ने इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, नेचर ने
इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को स्पेशल पावर्स दे रखी है कि ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक स्पेशल फोर्स लगा सकते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। ये स्पेशल पावर न्यूट्रॉन के पास में नहीं है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स लगा नहीं सकता है। हालांकि न्यूट्रॉन एक दूसरा फोर्स लगा सकता है जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, पर वो अपना कंसर्न नहीं है तो उसे डिसाइड नहीं करते, उसे अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। प्रोटॉन भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात है? जब आगे चल के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में और ज्यादा स्टडी करी गई तो ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के पास में जो ताकत, जो चार्ज होता है उसे नेगेटिव चार्ज बोला गया और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है उसे पॉजिटिव चार्ज बोला गया। अब आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों बोला, प्रोटॉन को पॉजिटिव क्यों बोला, या फिर प्रोटॉन को नेगेटिव बोल देते, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल देते। तो किसी पापा ने मम्मी ने अपने बच्चे का नाम मांगीलाल रखा तो अपन ये नहीं कह सकते कि नाम मांगीलाल क्यों रखा, चुन्नीलाल रखना चाहिए था। उसके पापा मम्मी को पसंद आया, नाम रख दिया मांगीलाल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ना? किसी के कोई बच्ची हुई, उसका नाम पप्पी देवी रख लिया रख लिया पप्पी देवी, इच्छा है पेरेंट्स की, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या? ठीक है ना, वो वाली चीज। नहीं बात समझ आ रही है क्या? क्लियर है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज क्यों बोला, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला, इसके पीछे का डिस्कशन अपन को नहीं करना है। बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये नाम क्यों दिए, ये अपने को डिस्कशन करना है। तो ये डिस्कशन ऐसे एंड हो सकता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को आपस में मिलाया जाता है तो उनका जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। उनकी ताकत क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी टोटल ताकत क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्लियर है? अब ऐसा कहां पॉसिबल है कि दो चीजों को मिलाएं और नेट जीरो आ जाए? तो अपने मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि +2 - 2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। +4 - 4 क्या हो जाएगा? मतलब एक पॉजिटिव चीज हो, दूसरी नेगेटिव चीज हो, दोनों एक साथ बिल्कुल इक्वल हो तो दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपस में जीरो हो जाएगा। बात समझ आ रही? इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोला गया, प्रोटॉन को पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव क्यों बोला गया, प्रोटॉन को ही पॉजिटिव क्यों बोला गया? ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जिसका उस समय जिसने भी इनको नाम दिया होगा उसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कह दिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव कह दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ नहीं आ रही? तो नेचर में कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। कितने तरह के चार्ज होते हैं? दो तरह के चार्ज होते हैं। पहला चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज, पहला चार्ज नेगेटिव चार्ज, दूसरा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात है? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन के ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात है? एक चीज और होती है जो होता है अनचार्ज्ड पार्टिकल। तो अनचार्ज पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रॉन के पास कोई ताकत नहीं होती है, न्यूट्रॉन के पास भी ताकत होती है। उस ताकत से न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है। क्या लगा सकता है? न्यूक्लियर फोर्स। और किसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगाता है? तो अपने जैसे ही दूसरे न्यूट्रॉन पे भी न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है या फिर दूसरे प्रोटॉन के ऊपर भी न्यूक्लियर फोर्स लगा सकता है। और आपको जानना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। आज तक के जो नोन फोर्सेज हैं उन नोन फोर्सेज में से न्यूक्लियर फोर्स क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसकी रेंज बहुत छोटी होती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक वो लग नहीं सकता है। सबसे ज्यादा रेंज किस फोर्स की होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। सबसे ज्यादा किसकी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज, यानी कि सबसे दूरी तक जो फोर्स लग सकता है वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कोई दिक्कत है? तो चार्ज से रिलेटेड क्या हो गया? चार्ज है क्या चीज? तो चार्ज है प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट अप्लाई या फिर थ्रू विच इट शोज, ये ज्यादा बेटर है, शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। हर वो चीज जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है उसके पास में क्या होता है? चार्ज होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन। हर वो चीज जो क्या शो कर सकता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है? उसके पास में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हालांकि
एनी ऑब्जेक्ट के आगे मुझे मटेरियल ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था, बट ये सिंपल डेफिनेशन काम आ जाएगी, बहुत वर्ड्स अपन ज्यादा डालेंगे तो डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बाद में। मटेरियल ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है कि चार्ज हमेशा उसके अंदर होता है जिसके पास मास होता है, बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस होता नहीं। पर ठीक है, इतना डिटेल में अपन 10th में नहीं जाते अननेसेसरीली। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तीसरा एक पार्टिकल और होता है जिसे न्यूट्रॉन बोलते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज नहीं होता है। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक, कोई इशू? ठीक है। अब आती है वैल्यू ऑफ चार्ज कि भाई देखो चार्ज तो कितने तरह के हो गए, चार्ज दो तरह के हो गए, तो चार्ज की कुछ ना कुछ क्या होती होगी, वैल्यू भी होती होगी। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेचर क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। लेकिन प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। कितनी होती है, 1.6 into 10 to power minus 19। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इसकी यूनिट भी होती है, जैसे कि मीटर, किलोमीटर यूनिट्स होती है ना, वैसे इसकी यूनिट होती है सी। सी होती है कूलम्स। क्या होती है, कूलम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे चार्ज को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? फिर चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज स्केलर होता है। क्या होता है, चार्ज इज स्केलर। चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है। स्केलर का मतलब क्या होता है, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल्स, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। क्लियर? ये मेन तीन प्रॉपर्टीज अपने को पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है चार्जेस की। चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटिटाइज्ड होता है, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंस होता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। पर मेन तीन प्रॉपर्टीज क्लास 10 के अकॉर्डिंगली अपने को पता होनी चाहिए। पहली चीज, चार्ज क्या होता है, स्केलर। दूसरा, सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन। तीसरा, डिफरेंट चार्जेस के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। एक प्रॉपर्टी पर हम कह सकते हैं वैसे कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब कंजर्व तो ये कि ऐसा नहीं कि चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, लेकिन कोई आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या, जैसे रूम है, इस रूम में हमने दरवाजा बंद रखा है, अब बाहर से कोई अंदर इसमें आ नहीं सकता है, अंदर से कोई बाहर इसमें जा नहीं सकता है। तो ये गाना बन गया नहीं बन गया, सोचो जरा ऐसा हो तो क्या हो। सुना तुम लोगों ने, वो किसका गाना है ये, कौन था इसके अंदर, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का बहुत पुराना सॉन्ग है ना, हम तुम्हें कमरे में बंद हो जाए तो जाने क्या क्या गाना है, जो भी वटेवर जो भी गाना है, तो वो वाली चीज हो गई है। ठीक है ना, ये सुना हुआ ना ये है। तो वो स्टार्ट गाना ऐसे होता है कि बाहर से कोई अंदर कोई आ ना सके, अंदर से बाहर जा ना सके, ऐसा कुछ गाना है। तो अभी इसका रूम बंद है, दरवाजा बंद है। अब यहाँ पे हम लोग चार्जेस बैठे हुए, जैसे हम लोग बॉयज को मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या मान लेते हैं, बॉयज को नेगेटिव चार्जेस अज्यूम कर लेते हैं, और गर्ल्स को हम लोग क्या चार्जेस अज्यूम कर लेते हैं। और ये आगे जाके इस चैप्टर में बताएंगे कि गर्ल्स क्यों पॉजिटिव चार्ज होती है और बॉयज क्यों नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर है? तो कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 बॉयज है इस रूम के अंदर, तो 6 तो नेगेटिव चार्जेस हो गए, है ना। गर्ल्स कितनी हो गई, 2 3 4 5, मान लो 5 गर्ल्स है इसके अंदर। क्लियर है, कौन के लिए क्लियर है? अब एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल और अनइक्वल। प्रोटॉन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। क्लियर है? तो बॉयज कितने, मान लो 6 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी है, मान लो रूम के अंदर 6 गर्ल्स है। क्लियर है, कौन के नहीं क्लियर है? तो 6 बॉयज और 6 गर्ल्स अगर हुए सपोज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, कौन के नहीं क्लियर है? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स है तो टोटल चार्ज 0। अब मान लो 4 बॉयज हैं एंड 6 गर्ल्स हैं, तो टोटल चार्ज क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा कि पॉजिटिव निकल के आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा हो गई। वैसे अगर बॉयज ज्यादा हो जाते तो नेट चार्ज क्या निकल के आता, नेगेटिव निकल के आता।
क्लियर है। लेकिन क्योंकि बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज अंदर नहीं आ सकता, अंदर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज बाहर नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि नेट चार्ज जो इस रूम का होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। कब तक कंजर्व रहेगा, जब तक कि बाहर से कोई चार्ज अंदर ना आ सके या अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जा सके। क्लियर। इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ते हो केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस, उसमें आपके दो चीज होती है, रिएक्टेंट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट का टोटल चार्ज, प्रोडक्ट का टोटल चार्ज आपस में क्या होता है, हमेशा इक्वल रहता है। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। क्लास 10th के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड इतना ही नॉलेज आपको होना चाहिए, इट इज सफिशिएंट। इससे ज्यादा नॉलेज पे क्वेश्चन आना ही नहीं, पूछेंगे ही नहीं आपको फालतू बातें। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है कि क्या सबसे छोटे चार्ज को और ब्रेक कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्वार्क पार्टिकल कहते हैं। न्यूट्रॉन कैसे न्यूक्लियर फोर्स, मतलब आप जैसे रेफरेंस गाइडें पढ़ोगे ना बहुत सारी, तो बहुत सारे रेफरेंस गाइड, बहुत सारा ज्ञान बिखेर रखा होता है, उतना ज्ञान अपने को लेने की जरूरत है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। बाकी पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है।